ऑलमोस्ट 1885 के आसपास के हैं, वो भी यही करते हैं कि हिंदू फोर कास्ट में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड नॉट शूद्र, अबोरिजिन्स। वहां पे वर्ड आया है अबोरिजिन्स, मतलब तब तक ये जो है आर्य और द्रविड़ की फिलॉसफी, अबोरिजिन्स मूल निवासी की फिलॉसफी तब तक लिटरेचर में आ चुका था। और मुसलमान, लेकिन 1901 में जब जनगणना होती है तो एच.एस. रिस्ले नामक आदमी ने नेचर बेस इंडेक्स के आधार पर कि नाक की कितनी चौड़ाई है, एंथ्रोपोलॉजी उस समय नया सब्जेक्ट था, ईसाइयों ने इजाद किया था, तो एंथ्रोपोलॉजी में उसमें क्लेरियोमेट्री अभी भी पढ़ाई जाती होगी शायद ह्यूमैनिटीज में, हम लोगों ने पढ़ा। तो नेचर बेस इंडेक्स के आधार पे उन्होंने सोशल हैसियत कितनी है, सामाजिक हायरार्की में कौन कैसे फिट बैठता है, एक उसने लिस्ट बनाई। और वो लिस्ट देख के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जनगणना जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, आप जिले करते हो, फिर आप जिले में उसकी जाते हो, तहसील करते हो, तहसील से फिर गांव जाते हो, फिर गांव में परिवार पे जाते हो, इस तरह जनगणना होती है। उसमें जो जनगणना हुई है कि फलाने राम तिवारी एटा से, फलाने राम पांडे वहां से बहराइच से, फलाने राम शुक्ला फलाने से जगह से, उनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया क्योंकि इनका नेचर बेस इंडेक्स के आधार पर ये इसमें आते हैं। तो 1527 जातियों का उस समय उसने उल्लेख किया। और जो लिस्ट उसने बनाई है वो सोशल हायरार्की के आधार पर बनाई है कि जिसकी नाक जितनी पतली वो सोशल हायरार्की के ऊपर। और इसके पहले उसने 5000 लोगों पे बंगाल में एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी पर, उसी को उसने अप्लाई किया पूरे हिंदुस्तान में, एक सैंपल सर्वे, पायलट सर्वे करके पूरे हिंदुस्तान पर अप्लाई कर दिया। तो हायरार्की में उसने जो अल्फाबेटिकल नाम लेकर के जो जाति है कि इसकी नाक कितनी पतली ऊपर है, उससे हिसाब से नीचे लाते गए। तो वहीं से शुरुआत होती है ऊंची जाति और नीची जाति। वरना कहीं शास्त्रों में तो जाति शब्द का मतलब लिखा हुआ है सुमन और मालती नामक दो पुष्प और सामान्य जन। इससे क्या हम मॉडर्न कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर सकते? नहीं कर सकते। तो ऊंची जाति और नीची जाति की परिकल्पना पहली बार 1901 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है अपनी बुक में अछूत कौन और कैसे, उसमें लिखा है उन्होंने कि हाँ चलिए करते हैं। तो 1901 में ये हुआ, फिर 1911 में कास्ट पे होता है, फिर 1921 में कास्ट बेस्ड होता है। लेकिन तब तक इतने मुकदमे आ गए थे लोगों के कि मेरी सोशल हायरार्की मेरी इनसे नीचे नहीं, मेरी इनसे ऊपर है, कि 1931 के बाद अंग्रेजों ने जाति 1941 की जनगणना में जाति को बाहर कर दिया। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मंडल कमीशन में 1931 की जनगणना ली जाती है, 1941 की नहीं ली जाती, क्योंकि 1941 तक भी तो भारत गुलामी था ना। तो 1941 क्यों नहीं ली, 1921 की ली। 1921 में पहली बार डिप्रेस्ड क्लास वर्ड डाला गया, लेकिन वो डिफाइन नहीं किया गया। सारे लोग ये जानते हैं जब भी कोई लॉ बनता है या जनगणना होगी तो हर वर्ड का एक डिफिनीशन दिया जाता है, दिस इम्प्लाइज फॉर दिस। 1928 में साइमन कमीशन आता है, 1921 में लोथेन कमेटी की रिपोर्ट जाती है। अभी तक ये ब्रांडेड नहीं थे, जेनरिक ही थे। ब्रांडेड कब होते हैं? 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है और जब शेड्यूलिंग ऑफ कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट बनते हैं। शेड्यूलिंग ऑफ कास्ट का मतलब होता है कि कोई खास चीज है जो उसको एक शेड्यूल में डाल दिया गया है। जैसे शेड्यूल एस ड्रग होती है, उसे शेड्यूल एक बना दिया कि फलाने फलाने ये इसमें रहेंगे।
अंबेडकर खुद लिखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके अनुसार 429 कास्ट जो है वो अछूत में आती है, अनटचेबल में आती है, लेकिन शास्त्रों में मात्र 12 जातियां हैं अछूत में आती हैं। जो शास्त्रों में 12 जातियां हैं उनका वर्णन शेड्यूल में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में नहीं है, और जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो लिस्ट में है वो इसमें नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। दोनों में एक ही जाति कॉमन है, वो चमार। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ढोर में बोल रहे, ये सब अम्बेडकर साहब का लिखित है। साधु के तो ढेर सारे डिक्टेशंस हैं कि उसी तरह से द्रविड़ एक क्वाइन किया गया, फिर साउथ में द्रविड़ की एक अलग रेस है। इसके लिए द्रविड़ का जो अमर कोश के अनुसार मतलब होता है, उसका मतलब होता है सिर्फ 3: धन, बल, पराक्रम। द्रविड़ शब्द का अमर कोश के अनुसार 3 अर्थ होता है: धन, बल, पराक्रम। और शंकराचार्य की पुस्तक है मठान्याय महानुशासन, के चारों उन्होंने मठों की स्थापना की, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें उन्होंने श्रृंगेरी मठ के बारे में लिखा कि कर्नाटक, केरल कर्नाटक द्रविड़ प्रभेदता श्रृंगेरी मठे अधीन। श्रृंगेरी मठ के अधीन जो ये एरिया है, द्रविड़, कर्नाटक, केरल और आंध्र, 4 ये एरिया श्रृंगेरी मठ की। तो द्रविड़ मीन्स टुडे जो आज का तमिलनाडु है, दैट वाज कॉल्ड द्रविड़ 2000 ईयर बैक। तो धन, बल, पराक्रम या किसी स्थान को किसी रेस से आप कैसे रेस में डाल सकते हैं? ये सारे कंपक्शन है। जैसे सवर्ण अवर्ण, तो वर्ण का मतलब अगर रंग है तो सवर्ण कौन से रंग का हुआ, अवर्ण कौन से रंग का हुआ? बेसिकली ये सब कंपक्शन है बायोलॉजिकल थियोलॉजी का एप्लीकेशन इन इंडियन कल्चर। कैसे? बाइबल की जेनेसिस में लिखा हुआ है कि जब आर्क ऑफ नोहा, भगवान को एक बार बहुत गुस्सा आया कि ये सब लोग अपने आप से शादी कर रहे हैं, बहुत दुष्ट हो गए हैं लोग, तो प्रलय लाते हैं। तो प्रलय लाने में चोजन पीपल ऑफ गॉड में आते हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, दे आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। उन्होंने नोहा को कहा, नूह को कहा या नूह को कहा कि आप ऐसा करिए, एक नाव में सारे जीव जंतु रख लीजिए, आप चले जाइए, और जब ये प्रलय समाप्त हो जाएगी तो फिर आप पुनः धरती उठा लीजिए। तो जब सब प्रलय खत्म हो गई, धरती वापस ठीक से स्टैब्लिश हो गई, तो उन्होंने कहा भाई फिर गॉड अवतरित हुए, बोले कि नोहा जी कुछ करिए, काम वाम करिए, खाने पीने का इंतजाम करिए, खेती बाड़ी करिए। तो नोहा जी ने जो है अंगूर की खेती, और अंगूर की खेती की तो शराब बनाई। ये बाइबल का है, मैं कोई बाहर से नहीं ला रहा हूँ, बाइबल में सब लिखा। और शराब पी के एक दिन ज्यादा उनको नशा हो गया तो धुत हो गए, नंगे हो गए, अपने टेंट में पड़े हुए थे। तो उनके 3 पुत्र थे, जफेत, सैम और हैम, जिसको आप सेमेटिक ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते ना। तो सबसे पहले जो हैम था वो गया अंदर, देखा कि नोहा जी नंगे हैं। तो देख के आके अपने दोनों भाइयों को उसने बताया कि वो अंदर नंगे हैं। आप गूगल में देखिएगा तो ऐसे दिखेगा कि जो जफत और सैम है, फिर आंख इधर करके एक चद्दर ले जाके उड़ा देते हैं। सुबह नोहा जी की जब खुलती है आंख तो पूछते हैं कि साहब कल क्या हुआ था? तो बताया ये हुआ था। तो उन्होंने अच्छा, देन ही कर्स्ड हैम को कर्स इसलिए किया कि तुमने मुझको नंगा देखा, बाकी नहीं देखा नंगा। तो कहा कि यू आर कर्स्ड टू बी लिव्ड इन परपेचुअल स्लेवरी, your all progenies are cursed to live perpetual slavery, and that was applied across the globe by the Christians. उसी में जब 3री शताब्दी में क्रिश्चियंस ने इजिप्ट पे कब्जा किया, एक थियोलॉजिस्ट थे ओरेगन में क्या किया,
और अगर ने एक नई फिलॉसफी दी कि जो कर्ज किया था नोह ने हैम को, उसकी वजह से हैम की जो संतानें हैं काली हो गई, ब्लैक हो गई। और वर्ड लिखा है कि डिसकलर का कोई और अर्थ होता दूसरी बात है, लेकिन ये भी ब्लैक हो गई क्योंकि इजिप्ट के लोग ब्लैक थे। तो वो ये माना गया कि बाइबल आपको आदेश देती है, आपको सैंक्शन, लीगल सैंक्शन देती है कि आप इनके ऊपर शासन करिए, इनको गुलाम बनाइए क्योंकि काले हैं, क्योंकि ये नूह ने इनको कर्ज किया। और वही थियोलॉजी आपके जब सवर्ण और असवर्ण में बांटा गया तो इसमें लगाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा जाति में बात करते हैं। पहली बार जाति की जो वर्णन किया है, जो मेरे पास जो अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है, फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनर ने लिखा है अपनी उसी बुक में 122 कास्ट ऑब्लिक ट्रेड, कास्ट ऑब्लिक ट्रेड ऐसे करके लिखा 122। हिंदुस्तान में जनगणना शुरू होती है 1871 से। 1881 में वर्ण के हिसाब से होता है, और मतलब हिंदुओं का जनगणना वर्ण और मुसलमान, ईसाई, पारसी, इस तरह से। 1891 में फिर दोबारा पैसे के हिसाब से जनगणना होती, एस्बेस्टो करके जनगणना तैयारी। 1885 तक का जो गजेटियर सारे इंडिया के गजेटियर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1885 के आसपास के हैं। वो भी यही करते हैं कि हिंदू फोर कास्ट में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड नॉट शूद्र, अबोरिजिन्स। वहां पे वर्ड आया है अबोरिजिन्स, मतलब तब तक ये जो है आर्य और द्रविड़ की फिलॉसफी, अबोरिजिन्स मूल निवासी की फिलॉसफी तब तक लिटरेचर में आ चुका था। और मुसलमान, लेकिन 1901 में जब जनगणना होती है तो एच.एस. रिस्ले नामक आदमी ने नेचर बेस्ड इंडेक्स के आधार पर कि नाक की कितनी चौड़ाई है, एंथ्रोपोलॉजी उस समय नया सब्जेक्ट था, ईसाइयों ने इजाद किया था, तो एंथ्रोपोलॉजी में उसमें क्रेनियोमेट्री अभी भी पढ़ाई जाती होगी शायद ह्यूमैनिटीज में, हम लोगों ने पढ़ा। तो नेचर बेस्ड इंडेक्स के आधार पे उन्होंने सोशल हैसियत की है, सामाजिक हायरार्की में कौन कैसे फिट बैठता है, एक उसने लिस्ट बनाई। और वो लिस्ट देख के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जनगणना जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, आप जिले करते हो, फिर आप जिले में उसकी जाते हो, तहसील करते हो, तहसील से फिर गाँव जाते हो, फिर गाँव में परिवार पे जाते हो, इस तरह जनगणना होती है। उसमें जो जनगणना हुई है कि फलाने राम तिवारी एटा से, फलाने राम पांडे वहां से बहराइच से, फलाने राम शुक्ला फलाने से जगह से, उनको इस तरह से कैटेगराइज किया गया क्योंकि इनका नेचर बेस्ड इंडेक्स के आधार पे ये इसमें आते हैं। तो 1527 जातियों का उसमें उसने उल्लेख किया। और जो लिस्ट उसने बनाई है वो सोशल हायरार्की के आधार पर बनाई है कि जिसकी नाक जितनी पतली वो सोशल हायरार्की के ऊपर। और इसके पहले उसने 5000 लोगों पे बंगाल में एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी पर, उसी को उसने अप्लाई किया पूरे हिंदुस्तान में, एक सैंपल सर्वे, पायलट सर्वे करके पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई कर दिया। तो हायरार्की में उसने जो अल्फाबेटिकल नाम लेकर के जो जाति है कि इसकी नाक कितनी पतली ऊपर है उससे हिसाब से नीचे लाते गए, तो वहीं से शुरुआत होती है अगली ऊंची जाति और नीची जाति। वरना कहीं शास्त्रों में तो जाति शब्द का मतलब लिखा हुआ है सुमन और मालती नामक दो पुष्प और सामान्य जन। इससे क्या हम मॉडर्न कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर सकते? नहीं कर सकते। तो ऊंची जाति और नीची जाति की परिकल्पना पहली बार 1901 में है।
डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद लिखा है अपनी बुक में, अछूत कौन और कैसे, उसमें लिखा है उन्होंने कि हाँ चलिए करते हैं। तो 1901 में ये हुआ, फिर 1911 में कास्ट पे होता है, फिर 1921 में कास्ट बेस्ड होता है। लेकिन तब तक इतने मुकदमे आ गए थे लोगों के कि मेरे सोशल हायरार्की मेरी इनसे नीचे नहीं, मेरी इनसे ऊपर है, कि 1931 के बाद अंग्रेजों ने जाति 1941 की जनगणना में जाति को बाहर कर दिया। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मंडल कमीशन में 1931 की जनगणना ली जाती है, 1941 की नहीं ली जाती, क्योंकि 1941 तक भी तो भारत गुलामी था ना, तो 1941 क्यों नहीं ली, 1921 की। 1921 में पहली बार डिप्रेस्ड क्लास वर्ड डाला गया, लेकिन वो डिफाइन नहीं किया गया। सारे लोग हैं जानते हैं, जब भी कोई लॉ बनता है या जनगणना होगी तो हर वर्ड का एक डिफिनीशन दिया जाता है, दिस इम्प्लाइज फॉर दिस।